हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल शुक्ला क्लासेस से। आज हम लोग साइंस 1 का 10th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे। We have seen in the previous standard that gravitational force is a universal force and it act not only between two objects on the earth but also between any two object in the universe। इसमें लिखा है कि जो यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, बट इट इज नॉट प्रॉपर। न्यूटन ने क्या बताया था कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट बट पार्टिकल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय अदर पार्टिकल ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स। इसका तो पूरा डेफिनेशन अलग है, वो बाद में बताऊंगा मैं। जो उसका लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ ए फोर्स which is directly proportional to product of their active masses and inversely proportional to square of the distance between two axes। लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे, वो पेज नंबर 4 में है। फिलहाल हम लोग इतना समझ लेंगे कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद ए फोर्स एंड इट इज नॉट फॉर ऑब्जेक्ट विच इज इन आवर अर्थ, इट इज फॉर ऑल यूनिवर्स, इट इज फॉर गैलेक्सी, इट इज फॉर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फिक्स्ड फोर्स से अट्रैक्ट करता है। वो पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये उस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट करता जरूर है। जैसे हम लोग कई बार से सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सोए हैं और वो देख, वो पेड़ सेव का पेड़ है और ऊपर से एप्पल ट्री पे से टूट के नीचे गिरा उनके बगल में। जब एप्पल उनके बगल में गिरा ऊपर से नीचे पेड़ पे से, तो उन्होंने सोचा कि ऊपर से ये सेव ऊपर से नीचे क्यों आया, मींस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आया, ये हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड या राइट साइड में क्यों नहीं गया, वो ऊपर से नीचे क्यों गिरा। फिर उनको पता चला कि एक फिक्स्ड फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, और बाद में उन्हें पता लगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे ग्रेविटेशन को ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसलिए हर पार्टिकल को, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ है ना खींचती है अपनी ओर। लेकिन जब सेव ऊपर से नीचे गिर रहा था तो सेव भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था अर्थ को उठाने के लिए। लेकिन, और ये बात हम लोग पता नहीं थी, हमको हल्का मालूम रहता है कि एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ बिकॉज अर्थ अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एप्पल। लेकिन उसी टाइम एप्पल भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है उस अर्थ को ऊपर की तरफ खींचने के लिए। लेकिन मास ऑफ एप्पल इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास या वजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। अर्थ एप्पल के तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि उसका जो वजन है ना अर्थ का, अर्थ पे रहने वाला हर चीज से ज्यादा है। सिर्फ एप्पल ही नहीं, एरोप्लेन भी उड़ते हुए क्रैश होगा तो नीचे गिरेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। बिल्डिंग भी ऊपर से नीचे गिरेगी, पहाड़ भी टूट के ऊपर से नीचे गिरेगा। ठीक है, यहां तक कि मून भी जो अर्थ से बहुत दूर पर है, मींस 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऊपर रुका हुआ है और अपने ऑर्बिट में घूमता है। वो सेव की तरह नीचे नहीं आ जाएगा धम्म से, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर रुका हुआ है।
ना तो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो रहा है, ना अपना ऑर्बिट तोड़ के बाहर जा सकता है, इसलिए वो चारों तरफ अर्थ के चक्कर मार रहा है, चक्कर लगा रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। अर्थ भी सन के ऑर्बिट में घूम रहा है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, सब सन के ऑर्बिट में घूमते हैं, और सन भी अपने एक्सेस पे घूमता है, और वो भी यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से वो भी घूमता है। और पूरा जो गैलेक्सी है, जो जलेबी के आकार का है, जिसमें 100 करोड़ तारे हैं, मतलब 100 करोड़ स्टार्स हैं सन के जैसे, वो भी पूरा गैलेक्सी भी घूमती है ऐसा ऐसा। और तो और ऐसे ऐसे 100 करोड़ गैलेक्सी है, और उससे यूनिवर्स बनता है, और सब गैलेक्सी घूमती है, और सब ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्टेड है, प्रभावित है, और पूरे यूनिवर्स का एक एक पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे पार्टिकल से। वो अट्रैक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो अलग मैटर है। लेकिन मैंने बताया कि जैसे सन अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से रोक के रखा है उसने, तो अर्थ भी सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, लेकिन सन के कंपेयर में हमारा अर्थ बहुत छोटा है, 13 लाख गुना छोटा है। ठीक है, तो हम लोग का पावर क्या है, सन के सामने नेग्लिजिबल है। वैसे ही सेव का पावर अर्थ के सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए सेव ही अट्रैक्ट होगा और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। अभी समझ में आया? और देखो, कोई भी चीज, चाहे उड़ने वाला पंछी, बर्ड, वो भी क्रैश होगा तो भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके सेंटर में होता है। जैसे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पर है, उसके सेंटर में है। ठीक है, इसलिए सरफेस पर जो भी चीज रहती है, अब ये 5-10 किलोमीटर ऊंचाई पे कोई चीज है, ठीक है, 5-10 किलोमीटर ऊंचाई पे कोई चीज है, तो उसको ऐसे ही मानेंगे कि वो सरफेस ऑफ अर्थ है, क्योंकि इसका जो सेंटर से ये सरफेस की दूरी है, मतलब इसका रेडियस है अर्थ का, वो कितना है, 6400 किलोमीटर है, और इतने सब पे एक्ट है। तो ये सरफेस पे भी वैसे ही एक्ट है, 8-10 किलोमीटर का कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही माइनर चेंज होता है ग्रेविटी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे हमने बताया कि एक पेड़ है, उस पे से वो नीचे गिरा तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर मून, अभी ये मत समझना कि अरे पेड़ के बगल में है, इसका जो डिस्टेंस ऐसे लिया गया है, ऐसे मेजर किया है, ऐसे ही जस्ट एग्जांपल में, तो वो भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है मून। ठीक है, और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया? सबको? टॉपिक 2, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दोनों एक ही है। जैसे टाई ए स्टोन टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जैसे मान लो एक रस्सी लिया हमने और उसमें एक पत्थर बांध दिया और उसको घुमाते हैं जब हम लोग ऐसा, अब ऐसे मत घुमाना, मुंह पे लग जाएगा, उसको ऊपर से घुमाओ। ठीक है, जब ऊपर से घुमाएंगे तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा पत्थर,
और जो घूमते समय दो चीज है, दो तुम लोगों को फिगर दिया है किताब में। तो पहले फिगर का मतलब बताया कि जब वो ऊपर घूमेगा पत्थर, रस्सी से बंधा हुआ पत्थर घूमेगा तो सर्कुलर मोशन में घूमेगा और बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन जब वो रस्सी से बंधा हुआ है तो पहले ऐसे घूम रहा है तो ये नॉर्थ साइड जा रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है तो साउथ साइड गया है कि नहीं, फिर इस तरफ घूमा, सॉरी ये नॉर्थ साइड है, फिर ये वेस्ट की तरफ गया, फिर ये साउथ की तरफ आया, है ना, फिर ईस्ट की तरफ आया। तो हर बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर बार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब उसको छोड़ेंगे, मान लो पत्थर रस्सी से छूट गया तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो जिस जहां पर से छूटेगा ना वो उस डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा। तुम्हें समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे पत्थर गोल घूम रहा है इसे और यहां पर से छूट गया, रस्सी से छूट गया तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे घूम रहा है, यहां पे से छूटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड वाला डायग्राम, ठीक है। और अगर उसको घुमाना बंद कर देंगे, अगर फोर्स एक्ट होना बंद हो जाएगा तो पत्थर इसे घूम घूम के उसके ऑर्बिट को तोड़ के धीरे 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 अपने जगह पे आएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर से अप्लाई हो रहा है। उसके एग्जाम्पल की, बेस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं तुम लोगों को किताब का नहीं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है और उस टब के पानी को घुमाओ और एक नाव को, कागज की नाव को उसमें छोड़ दो, तो पहले कागज की नाव है ना किनारे किनारे पे घूमेगी, लेकिन जैसे जैसे पानी का स्पीड कम होगा तो नाव धीरे 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 सेंटर में आ जाएगी। और पानी का एक सेंट्रीपिटल फोर्स तुम लोगों को दिखेगा बवंडर के टाइप का, जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है सेंटर में से, इसलिए हर चीज घूम के उस पर चली जाएगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसलिए कुएं में जो नहाते हैं, बड़े बड़े कुएं होते हैं महाराष्ट्र में, तो कुएं में कूद के भी लोग नहाते हैं, सीढ़ी होती है जाने के लिए। तो वहां पर जब कुएं में कूदते हैं तो कोई भी सेंटर में नहीं जाता है। जो कुएं में कूद के नहाया वो जानता है बात को कि सेंटर में नहीं जाने का, कोई फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचता है। वो फोर्स के बारे में पता नहीं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि बीच में नहीं जाने का, साइड में से जाने का, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। वैसे ही अर्थ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अर्थ का जो सेंटर है, उससे सब चीज अट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग टॉपिक 3 पे चलते हैं। टॉपिक 3 क्या है, केपलर्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग केपलर का रूल्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केपलर्स। केपलर्स लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। इसका मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो इलिप्टिकल है, जो पूरा गोल नहीं है, विच इज नॉट सर्कुलर, ये इलिप्टिकल है जो ऐसा है, उसमें सन क्या है? बीच में है, सन फोकी है, मतलब उसको हिंदी में नाभि बोलते हैं, इंग्लिश में फोकी बोलते हैं, जो बीच में है। और प्लेनेट क्या कर रहा है? उसके चारों तरफ ऐसा घूम रहा है, लेकिन इलिप्टिकल मोशन में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे पूरा सर्कुलर नहीं है। तो पहला लॉ क्या है कि द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। जहां पर ये सेंटर में है सन, ये फोकी है, इसको एस सिंबल से हम डिनोट कर रहे हैं फिगर में, और ये प्लेनेट है वो यहां पर सरफेस पे है, ऑर्बिट के सरफेस पे है, लेकिन वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। यहां पर देखो गिवन इन फिगर
shows the electrical orbit of the planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. ये डायग्राम में हम लोग S से सन को डिनोट कर रहे हैं, ये सेंटर में है। ओके, पहला लॉ केपलर का, तो याद रखोगे इसको। दूसरा केपलर्स सेकेंड लॉ। केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या है? तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। केपलर का सेकेंड लॉ है कि जो डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट, जैसे डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट इज ए बी, डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट इज सी डी, डिस्टेंस कवर बाय प्लेनेट इज ई एफ। मैं जो उसको एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है और उसके द्वारा कवर की गई एरिया मीन्स द डिस्टेंस कवर बाय द प्लेनेट मीन्स द एरियाज इज टू सेम। ये भले बड़ा दिख रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर बाय ए बी इज ए एस बी, डिस्टेंस कवर बाय सी डी इज सी एस डी, डिस्टेंस कवर्ड at the time of EF by planet is ESF, means their area is same, A as B, C as D and E as F is same. अब देखो यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ केपलर्स। Kepler's second law. The line joining the planet and the sun sweep equal area in the equal interval of time. The line joining the planets and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. मतलब जो भी ये लाइन ऑर्बिट ज्वाइन हो रहा है, ये पूरा घूम रहा है, वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस मतलब एरिया कवर कर रहा है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स, ये जो लाइन ज्वाइन हो रहा है जैसे एस और सी एस और ई एस, कौन कौन सा लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है? स्ट्रेट लाइन ए एस, सी एस और ई एस। इसके हिसाब से जब वो डिस्टेंस कवर करता है ए से बी तक, सी से डी तक और ई से एफ तक, तो जो एरिया करता है ना कवर, वो एरिया सेम है। तो यहां पर लिखा है देखो, एग्जांपल ए बी सी डी एंड ई एफ आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड देयर एरिया ए एस बी, C S D and E S F is to equal। समझ में आ गया? अब थर्ड केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर का थर्ड लॉ क्या है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट टू द सन। तो यहां पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन वो क्या है? टी है। आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। आर जैसे ए से एस तक, ये इसका डिस्टेंस है ए एस, ये क्या है? डिस्टेंस है। उसको हमने क्या ले लिया है? आर। क्या ले लिया है? आर। तो आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। ये सन है, वहां से प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लिया है? आर। आर इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। प्लेनेट, ये प्लेनेट है, उससे सन के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या लिया है? आर। ठीक है। और T is the period of revolution, जो प्लेनेट है ना चक्कर लगा रहा है, उस पर जितना टाइम लगता है रिवोल्यूशन करने में, उसको क्या लिया है? T।
मतलब कैपलर्स थर्ड लॉ क्या है, इसको याद रखो, तुम लोग को याद हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, यही फार्मूला है। तो टी क्या है, टी क्या है, पीरियड है। किसका पीरियड है, रिवोल्यूशन का। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन, टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट है टू द सन, अराउंड द सन बाय प्लेनेट। तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, एक बार सन के चारों तरफ चक्कर मारते हैं उसको एक रिवोल्यूशन बोलते हैं। उसके लिए जो टाइम लगा उसको क्या मान लिया, टी। मीन्स द स्क्वायर, टी का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन फ्रॉम द planet, means by the planet, is directly proportional to the distance between planet to sun is r का cube, means cube of the distance of planet to the sun। नहीं है, नहीं है, वापस बता रहा हूं, देखो, what is T? T is the period of revolution around the sun by planet, is directly proportional to cube of distance between planet to sun। आया? अब देखो क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन अराउंड द सन बाय प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट। द क्यूब मतलब आर का क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट टू सन, तो इसका क्यूब है। व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ दिस प्रोपोर्शनल, we have to put is equal to k। जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इक्वल टू k लगेगा या इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा, चाहे तुम लोग k ले लो, चाहे g ले लो, चाहे कुछ भी लो, लेकिन इज इक्वल टू कांस्टेंट लगेगा। यहां पे हमने k लिया है, केपलर है, k लिया है, where k is कांस्टेंट। तो ये हो गया थर्ड। यहां पे दिया है r इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन, लिखा है यहां पे, एंड t क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन बाय द प्लेनेट। समझ गए थर्ड लॉ? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ हो गया, इसको याद रखना होगा, डेफिनेशन को याद रखना पड़ता है। मैंने समझा दिया जितना समझा सकता था। अब तुम लोग को उसको समझने के आधार पे याद करने में अच्छा रहेगा, जल्दी भूलोगे नहीं, लेकिन याद तो फिर भी करना पड़ेगा, और डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन एज इट इज लिखने का हमेशा ध्यान में रखो, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस केपलर्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी विल फाइंड द फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हम लोग को यह प्रूफ करना होगा, डिराइव करना होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं इसको, ठीक है। ये तुम लोग के पेज नंबर, एक्चुअली अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे क्योंकि कंटिन्यू टॉपिक है, ठीक है। इसमें थर्ड लॉ ऑफ केपलर लगेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं अभी इसको, मैं इसको रफ करता हूं। On the basis of Kepler's law, with the help of Newton's law of gravitation, we will prove that fourth point F proportional to 1/r square। यहां पर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेनेट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेनेट। एक प्लेनेट ऐसे घूम के सन के चारों तरफ ऐसे घूमता है, तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेनेट है टू ट्रेवल वन सर्कुलर राउंड
तो वो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, सरकमफेरेंस एक तरह से, या पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट है, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट है, इसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट क्या ले रहे हैं, 2 पाई आर। पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस। क्या है, सरकमफेरेंस। ये क्या है, 2 पाई आर। अच्छा, फिर दूसरा देखो यहां पे लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेनेट इन 1 रिवोल्यूशन मींस पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। एक चक्कर लगाते हैं उसको पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक है, सीसी बोलेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। यहां पे सर्कल क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट क्या है, 2 पाई आर। आर क्या है, डिस्टेंस। आर क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन, ये क्या है, आर। और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, जितना टाइम लगा इसको यहां से यहां जाने के लिए, उसको क्या ले लिया हम लोग ने, टी। टाइम टेकन मींस पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज टी। वी ऑलरेडी नो दैट कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, 1 रिवोल्यूशन मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट, ये क्या है, 2 पाई आर। टाइम टेकन कितना है, t। बट वी नो दैट बाय न्यूटन्स लॉ, वी नो दैट f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो f इज इक्वल टू m, व्हाट इज v, v क्या है, v ये है, तो पुट 2 पाई आर अपॉन टी एट द प्लेस ऑफ v। तो हमने यहां पे रखा 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, अपॉन r। f इज इक्वल टू m, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, पाई का स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर क्या होगा, r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। नीचे क्या होगा, r। f इज इक्वल टू m इंटू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये r अपॉन 1 है, ये ऊपर आएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r। ये r है ना, r अपॉन 1 ले लो, जब ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन r। तो r से r स्क्वायर कट जाएगा, r टाइम। तो यहां पर क्या बचेगा, f इज इक्वल टू m, और यहां पर क्या आ जाएगा, इंटू 4 पाई स्क्वायर r। अभी r स्क्वायर से r हो गया, क्योंकि r से r स्क्वायर कट गया, तो r बचेगा, अपॉन क्या बचा, t। तो अभी f, अच्छा t स्क्वायर है, बरोबर है, ये t स्क्वायर है। अब यहां पे देखो हम लोग इसको जरा लिखेंगे, f इज इक्वल टू 4 पहले आता है, मालूम है ना, फिर क्या आएगा, पाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा, m, और ये क्या आएगा, r। 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन क्या आएगा, t स्क्वायर। यहां पे थर्ड लॉ ऑफ केपलर लगेगा, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स, केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। केपलर का थर्ड लॉ लगेगा। केपलर का थर्ड लॉ क्या है, केपलर का थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी इज इक्वल टू क्या था, के आर क्यूब, यही था ना। केपलर का थर्ड लॉ क्या था, यही था ना, ये हम लोगों ने यूज किया इसमें केपलर्स लॉ में, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब टी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, के आर क्यूब। तो यहां पर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम, और यहां पे आर अपॉन टी स्क्वायर क्या है, के आर क्यूब, मालूम है ना, टी स्क्वायर क्या है, के आर क्यूब।
तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या लग जाएगा, के आर क्यू, केपलर्स थर्ड लॉ। तो आर से आर स्क्वायर, आर क्यू कट गया, आर स्क्वायर टाइम। अब एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 पाई स्क्वायर एम, और नीचे क्या आ गया, के क्या है, कांस्टेंट, इनटू हमने यहां पे से 1 को ले लिया और नीचे आर स्क्वायर। ये क्या है, कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया है। हमने आपको पहले बताया था कि जब प्रपोर्शन हटता है, जब किसी का प्रपोर्शन, साइन ऑफ प्रपोर्शन हटता है, जैसे यहां पे टी स्क्वायर प्रपोर्शन आर क्यूब था, तो जब ये हटा तो इज इक्वल टू के, मतलब इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा, बरोबर है। और जब इज इक्वल टू कांस्टेंट हटेगा तो प्रपोर्शन का साइन लग जाएगा। तो जब ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि के नीचे आ रहा है, तो इसके जगह पे क्या लग गया, प्रपोर्शन लग गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। तो हेंस इट इज प्रूव दैट एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। हैव अंडरस्टूड? ठीक है, अभी सुनो। एंड 10 न्यूटन्स इंक्लूडेड, इससे न्यूटन्स इस कंक्लूजन में पहुंचे दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स which is the force acting on the planet and responsible for its circular motion must be inverse proportional to square of the distance between the planet and the sun. मतलब law means force of gravitation is inversely proportional, 1 upon आया तो inversely proportional to square of the distance between planet to sun. ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला कि पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द फोर्स ऑन अर्थ इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मास ऑफ द प्लेनेट है, मास ऑफ द स्टार है, वो बहुत ज्यादा होता है और बहुत बड़ा, आकार में भी बहुत बड़े होते हैं, मीन साइज में बहुत ग्रेटर होते हैं, इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा है द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्स इन द नेचर बट इज कंट्रोल द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। सो दिस इज possible because of the huge masses of the planet, मैंने बोला था तुम लोग को, and stars and other constituent of the universe। तो ये टॉपिक 4 हो गया, इसको याद कर लेना, इसको समझ लेना, मैं जब भी एग्जाम लूंगा इसको पूछूंगा।